भाइयों, मुझे पता है कि अंग्रेजी ने तुम्हें मानसिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट, नैतिक तौर पर दिवालिया, धार्मिक तौर पर अंधा, राजनीतिक तौर पर गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में सुन्न बटा सन्नाटा में लटका झटका जीर्ण शीर्ण वेबंद में अखंड हृदय को खंड खंड कर दिया है। पर घबराओ नहीं, मैं हूं ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनरिचिंग वोकैबुलरी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं लिस्ट वाला चैप्टर बुलाता हूं, क्योंकि यहाँ इडियम्स की लिस्ट है, प्रोवर्ब्स की लिस्ट है, फॉरेन वर्ड्स की लिस्ट है, एंटोनिम्स की लिस्ट है, सिनोनिम्स की लिस्ट है, वन वर्ड की लिस्ट है, लिस्ट ही लिस्ट है। तो चलो इस लिस्ट वाले चैप्टर को जल्दी से निपटाते हैं। तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए जिसमें पूरी मॉड्यूल कवर है, बिल्कुल प्रिसाइज और कंसाइज। हर एक पॉइंट मॉड्यूल का हम लोग कवर करने वाले इन दिस चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को डिवाइड करूंगा मैं इनटू 10 पार्ट्स और हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस 10 मुखी रावण का आज सर्वनाश किया जाए। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज बेसिक्स। भाइयों, ये वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? तो मॉड्यूल के हिसाब से वोकैबुलरी इज पर्सन्स ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स। एक आदमी जितने वर्ड्स को जानता है वो उसकी वोकैबुलरी कहलाता है। पर मेरे हिसाब से वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने ज्यादा वर्ड्स हैं उतने ज्यादा आइडियाज तुम्हारे पास होने वाले हैं। तो फॉर मी वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट आइडियाज। सर, वोकैबुलरी कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बताओ कि वोकैबुलरी पढ़े क्यों, व्हाई वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट। तो 4 रीजंस दिए गए इसके इन द मॉड्यूल। पहला रीजन, वोकैबुलरी से सामने वाले पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है यार। अगर मैं कहूंगा कि यू आर एन ईगोटिस्ट, आई एम एन अल्ट्रुइस्ट, वी बोथ कैन बी मैग्नेनिमस। तो भैया ये ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, मैग्नेनिमस, एसेटिक, तो अगर मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा तो तुम समझ जाओगे कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और मुझे बहुत सारी वोकैबुलरी आती है एंड इट वुड लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। तुम्हें समझ में आएगा, हाँ यार भाई अपना जानकार तो है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है वोकैबुलरी ऑन अदर्स, और इसी पॉजिटिव इंपैक्ट के कारण पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होती है। अगर तुम्हें याद हो शशि थरूर, तो शशि थरूर के पास इतनी जबरदस्त वोकैबुलरी है कि ही कैन डू अवे इन एनी नेगोशिएशन। कोई भी नेगोशिएशन में उन्हें डाल दो, कोई भी डिबेट में उन्हें डाल दो, ही वुड डेफिनेटली कम आउट एज अ विनर, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी जबरदस्त है। तो पहला पॉइंट, पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। दूसरा, सोशल पर्सनल रिलेशनशिप के लिए वोकैबुलरी बहुत हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट, अगर तुम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे, अगर तुम लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ोगे, अगर तुम लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे, ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश के अखबार पढ़ोगे, तो वहां डिक्शनरी खोल के थोड़ी बैठोगे यार। यू शुड नो इनफ वोकैबुलरी जिससे तुम्हारा काम चल जाए और तुम्हें न्यूज समझ में आ जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेटर राइटिंग करोगे तो वहां पर भी वोकैबुलरी लगेगी। तो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के लिए भी वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट। तो 4 रीजंस, पॉजिटिव इंपैक्ट, सोशल एंड पर्सनल रिलेशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब सवाल यह है कि जब मैं कम्युनिकेशन करता हूं तो मैं वर्ड्स कैसे चूज करूं, हाउ शुड बी माई चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो चलो एक शॉर्ट फॉर्म, एक एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है, जल्दी से उस एक्रोनिम को लिखते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो एक्रोनिम है रात में आरसी पढ़ो मेरे भाई। रात में आरसी पढ़ो। आरसी तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ सीएसईटी, जिसे हम लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रात में आरसी पढ़ो मेरे भाई। सबसे पहला जो आर है वो होता है रेंज ऑफ योर वोकैबुलरी। सो फर्स्ट आर इज नथिंग, इट इज रेंज ऑफ योर वोकैबुलरी। तो पहले आर का मतलब होता है रेंज ऑफ योर वोकैबुलरी। अगर तुम्हारे पास वर्ड ही नहीं है तो तुम बोलोगे कैसे? जैसे तुम्हें बोलना है कि मैं बहुत सारी शादियों में बिलीव करता हूं, तो कैसे बोलोगे आई बिलीव इन लॉट ऑफ मैरिजेस? गलत है। ऐसे में क्या लग रहा है पता है, तुम बहुत सारी शादियों के अंदर बिलीव करते हो, तुम बहुत सारी शादियां करना पसंद करते हो, ये समझ नहीं आ रहा भाई। आई बिलीव इन अ लॉट ऑफ मैरिजेस, दिस इज नॉट अ क्लियर स्टेटमेंट, इट इज एम्बिगुअस, क्योंकि तुम्हारे पास सही वोकैबुलरी नहीं है। तुम्हें बोलना चाहिए आई बिलीव इन पॉलीगैमी। जैसे ही तुम लोग बोलते हो आई बिलीव इन पॉलीगैमी, तो समझ में आ जाता है कि तुम बहुत सारी शादियों में विश्वास रखते हो। ऐसी छिछोरी बातें करना मत, ये सिर्फ एग्जाम्पल तक ही ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट, रेंज ऑफ योर वोकैबुलरी। अगर तुम्हें कोई वर्ड पता होगा तभी तुम उस वर्ड का यूज कर पाओगे। ए फॉर होता है ऑडियंस। इस बात का ध्यान रखो कि कौन सी ऑडियंस तुम्हारे सामने बैठी हुई है। यार अगर मुझे किसी छोटे बच्चे को कुछ समझाना हो तो मैं उसे इंग्लिश में तो क्या हिंदी में भी कुछ नहीं समझा सकता। अगर कोई गर्म चीज घर में रखी होती है और मुझे छोटे बच्चे को बोलना है कि प्लीज उसको टच मत कर जाके, वो गर्म है, तो वो और कीड़े करेगा, वो और जाके टच करेगा। अच्छा गर्म है, रुक जाओ 1 मिनट आके देखना, करा, क्या करोगे? तो उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकता कि गर्म है, उसको बोलना पड़ेगा सुन, हा ता। जैसे ही मैं उसको बोलूंगा हा ता तो उसको समझ में आ जाएगा गर्म है, क्योंकि उसके लिए वही लैंग्वेज है यार। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडियंस किस तरीके की बैठी है, ऑडियंस के लेवल के हिसाब से ही वर्ड्स का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टी। टी मतलब होता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाइयों तुम लोगों की जनरेशन में ब्रो, पेल, ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए। तुम लोग हर एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म कर देते हो, कोई केडी हो जाता है, कोई जेडी हो जाता है। एक का नाम था कुंदन, तुमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया कंड और आगे लगा दिया पेल, कंड पेल। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम लोग करते हो ये सारी चीजें। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वर्ड कौन सा यूज करोगे। अब तुमने ऑफिशियल लेटर पे लिख के भेज दिया हे बडी आई एम ऑन लीव, चलेगा क्या? मेमो में लिख दिया हे बडी ब्रो व्हाट्सअप, दिस इज नॉट अलाउड मैन। ये तुम लोग ओरल कम्युनिकेशन में बोल सकते हो, रिटर्न में नहीं बोल पाओगे। तो कम्युनिकेशन की फॉर्मल लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि वर्ड्स कैसे होने वाले। रात में एम फॉर आता है टाइप ऑफ मैसेज। तो अब ये मैसेज पे भी डिपेंड करता है कि वर्ड्स कैसे यूज होंगे। अगर बहुत इमरजेंसी है तो वर्ड्स छोड़ दो, सिंपल स्वीट स्विफ्ट शॉर्ट क्रिस्प मैसेज लिखो। लेकिन अगर मैसेज लीगल है तो फिर बहुत सोच समझ के वर्ड्स लिखना पड़ेंगे। तो इमरजेंसी, अर्जेंसी, सीक्रेसी, इन सब पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारे चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए। तो रात में क्या पढ़ो? आरसी पढ़ो। नेक्स्ट आर मेरा होता है रीजनल डिफरेंसेस। देखो आर फॉर होता है रीजनल डिफरेंसेस। यार इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर 2 कदम पे बोली बदल जाती है, और अगर तुम लोग इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। इंडिया में शादी में हम बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, फॉरेन में जब शादी होती है तो वाइट गाउन पहना जाता है, ये उनका कल्चर है। अब इमेजिन करो कि अगर इंडिया में शादी में लड़की सफेद साड़ी पहन के आ गई तो बोले सरप्राइज आई एम फॉलोइंग द फॉरेन कल्चर, नहीं चलेगा ना मेरे भाई। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री, कौन सी जगह पे तुम लोग वर्ड यूज कर रहे हो। अगर यूएस में जूते खरीदने गए हो तो तुम स्नीकर्स बोलोगे, अगर ब्रिटेन में जूते खरीदने गए हो तो तुम लोग ट्रेनर्स बोलोगे, अगर यूएस में बिस्किट खरीदने जा रहे हो तो कुकीज बोलोगे, जबकि यूके में बिस्किट को बिस्किट ही बोला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है मेरे भाई। तो रात में आरसी पढ़ो। तो सी से आता है कॉन्टेक्स्ट एंड यूसेज। इस बात का भी ध्यान रखो कि जो तुम लोग वर्ड यूज कर रहे हो वो किस जगह यूज कर रहे हो। से अगर मैं स्नेक वर्ड की बात करूं और मैं बोलूं राजू इज ए स्नेक, तो उसका मतलब है राजू इच्छाधारी नागिन है क्या? मतलब कुछ तो भी, राजू इज ए स्नेक अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है कि राजू वफादार नहीं है। पर अगर मैं बोल रहा हूं एनाकोंडा इज ए स्नेक तो मैं यहाँ पर रियल स्नेक की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं कि राम इज फेयर तो कोई हो सकता है बोल दे कि राम तो काला है, मैं नहीं देखा था उसको ऐसा टच करो तो काला रंग लग जाए हाथ में, इतना काला है राम तो फिर फेयर कैसे हुआ? तो मुझे समझाना पड़ेगा भाई, फेयर है मतलब अपने नियम कानून में, जजमेंट में फेयर है, कलर में फेयर है ये नहीं बोला मैंने। तो ऐसे वर्ड्स मत बोलो जो एम्बिगुअस हो, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड्स को यूज करना है, एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज नहीं करना है। रात में आरसी पढ़ो। लास्ट आता है पी। पी का मतलब होता है अदर्स पर्सपेक्टिव। एक्चुअली ये पी ऑलरेडी ए में कवर्ड है। अगर सामने वाले को वोकैबुलरी नहीं आती हो तो उसके सामने बड़ी वाली वोकैबुलरी यूज करो भी मत। अगर सामने वाले को इंग्लिश ही नहीं आती हो तो हिंदी में बात करो, और इस बात पे पूरा फोकस करो कि तुम्हारी बात उसे समझ में आ जाए। दिस इज कॉल्ड अदर्स पर्सपेक्टिव। तो जल्दी से बताओ चॉइस ऑफ वर्ड्स कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा? रात में आरसी पढ़ो। सिंपल है मेरे भाई। आर फॉर हो जाएगा रेंज, ए फॉर हो जाएगा ऑडियंस, टी हो जाएगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एम फॉर हो जाएगा मैसेज, आर फॉर हो जाएगा रीजनल डिफरेंस, सी फॉर हो जाएगा कंटेक्स्ट एंड पी फॉर हो जाएगा पर्सपेक्टिव। तो भाइयों वर्ड कैसा चूज करना है ये डिपेंड करता है रात में आरसी पढ़ो पर। साथ ही साथ तुम्हें यह भी बता रखा है कि जब तुम लोग वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हो
तो तुम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजी बेस्ड हो सकती है बहुत सारे पॉइंट्स पे जो मॉड्यूल में लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव वर्ड्स। सबसे पहले आता है सिंप्लिसिटी। हमेशा सिंपल वर्ड यूज करो, बहुत ज्यादा पेंडेंट्री मत करो, यानी कि बहुत ज्यादा शोबाजी और झाकीबाजी करने की जरूरत नहीं है इन द इंग्लिश। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि फीडबैक आ जाए सामने वाले से, और फीडबैक तभी आएगा जब सामने वाला तुम्हारी लैंग्वेज समझ पाएगा। तो इसीलिए अननेसेसरीली बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वोकैबुलरी यूज नहीं करना है, ताकि जल्दी रिस्पॉन्स आए, क्विक रिस्पॉन्स आए। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ सकता है कि क्या होता है, पर अगर मैं मलेरिया ड्रग बोलूं तो तुरंत क्लिक होगा। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। पर ये सिंप्लिसिटी दो जगह काम नहीं आती मेरे भाई, वो दो एक्सेप्शंस है सिंप्लिसिटी के। जल्दी से उन दो एक्सेप्शंस को लिखते हैं। तो जहां प्रिसीशन बहुत जरूरी है, वहां पे अगर बहुत सारे वर्ड्स बोलने की बजाय एक वर्ड भी बोला और वो तगड़ा वर्ड हो तो भी चलेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। यूएन काउंसिल में बहुत सारे नेशंस आकर स्पीच देते हैं, दे डिस्कस। अब यूएन काउंसिल में अगर इंडिया को 15 मिनट अलॉट हुए तो 15 मिनट में भारत को बहुत सारी बातें बोलना होगी। वहां पर अगर सिंप्लिसिटी फॉलो करने गए तो 15 मिनट का स्पीच 2 घंटे में खत्म होगा। अगर इंडिया का डेलीगेट होने पर मुझे यह कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसों के पीछे भागता है, मैं डिटेल में एक्सप्रेस नहीं कर सकता दैट पाकिस्तान इज द नेशन व्हिच रन्स आफ्टर द मनी। ऐसा नहीं बोलूंगा यार, मैं बहुत लंबा सेंटेंस हो रहा है। वहां पर मैं बोलूंगा पाकिस्तान इज मनी मैनियक। तो मनी मैनियक सुनने में टफ जरूर है, लेकिन टू द पॉइंट है। तो जहां प्रिसीशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे यूएन काउंसिल का स्पीच, तो वहां सिंप्लिसिटी नहीं बल्कि प्रिसाइज वर्ड के लिए जाना। और अगर लॉ की बात करूं तो लॉ की लैंग्वेज सिंपल नहीं होती, बिकॉज लॉ की लैंग्वेज पे ही बहुत सारे लोगों का जीवन डिपेंड करता है। पूरा का पूरा देश ध्वस्त हो सकता है अगर लॉ गलत हुआ तो। इसलिए लॉ में कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज होती है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, वॉइड एब इनिशियो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लॉ में सिंप्लिसिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो एक्सेप्शन है सिंप्लिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लैंग्वेज को सिंपल रखने के साथ साथ फेमिलियर वर्ड्स भी यूज करो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कॉलिक्वल इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए। कॉलिक्वल इंग्लिश मतलब आम बोलचाल की लैंग्वेज नहीं बोलनी है। जहां तक है कोशिश करो ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश बोलो। ब्रो इज ए कॉलिक्वल इंग्लिश, बट ब्रदर इज ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश। कॉलिक्वल इंग्लिश को हम लोग कॉलिक्वल इंग्लिश का मतलब होता है बोलचाल वाली इंग्लिश। वॉन्ट, हैवेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ग्रामेटिकल इंग्लिश में नहीं आते, ये कॉलिक्वल इंग्लिश में ही आते हैं। तो भाइयों फेमिलियर वर्ड यूज करना है ताकि सामने वाले का रिस्पॉन्स जल्दी आए, उसे समझ में जल्दी आ जाए। तो हमेशा फेमिलियर वर्ड यूज करो, दैट वुड गिव यू द मोर एडवांटेज। से फॉर एग्जाम्पल जैसे एंडेवर की जगह तुम लोग ट्राई यूज कर सकते हो, अटर की जगह तुम लोग स्पीक यूज कर सकते हो, ईगोटिस्ट की जगह तुम लोग सेल्फिश यूज कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड यूज करोगे, फेमिलियर वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। वैसे अगर तुम लोग यूके में हो तो तुम लोग ट्रेनर्स बोलोगे ना कि स्नीकर्स। पुल ओवर स्वेटर कहलाता है इन अमेरिका। याद रखना जो ब्रिटेन की बिस्किट है वो अमेरिका जाके कुकीज हो जाती है। और अमेरिका में CHEC के चेक मेरा चेकबुक वाला चेक होता है। कीप दिस इन माइंड। तो ये कुछ फेमिलियर टर्म्स है दोनों ही नेशंस में। तो ऐसे फेमिलियर वर्ड्स को ही यूज करना है लुकिंग एट द बैकग्राउंड ऑफ द रिसिपिएंट। नेक्स्ट आता है जार्गॉन्स। जार्गॉन्स तुम लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। ऐसे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कुछ लीगल जार्गॉन्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल जार्गॉन्स होते हैं, कुछ मेडिकल जार्गॉन्स होते हैं। तो जार्गॉन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे जार्गॉन्स जो कि सबको पता है, जैसे HIV, कोविड-19, ये सब मेडिकल जार्गॉन्स है पर एवरीबडी नोज व्हाट इट मींस। तो अगर ऐसे जार्गॉन्स है जो पब्लिकली सबको पता है तो तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। पर ऐसे जार्गॉन्स जो प्राइवेट है, जो पब्लिकली सबको नहीं पता, जैसे इंजीनियरिंग में ED होता है। नाउ ED इज व्हाट? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। अब ये सिर्फ इंजीनियरिंग वालों को ही पता है, कॉमर्स वालों को कभी पता नहीं होगा। कॉमर्स में हम लोग कई बार TDS बोलते हैं। नाउ व्हाट इज TDS? अगर किसी इंजीनियरिंग वाले से बोलोगे तो बोलेगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नहीं,
TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स और वर्ड्स हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही फेमस है। उन वर्ड्स को यूज नहीं करना है अगर वो पब्लिकली लोगों को पता नहीं है तो। नेक्स्ट है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा सुपरफ्लुअस वर्ड्स का यूज नहीं करना है। सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा बोल रहे हैं। अगर तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो तो लिसनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। किसी ने बहुत खूब कहा है, unnecessary words are doubly unprofitable. Number 1, speaker's respect is compromised, and number 2, listener's interest is lost. फिर याद रखना, हमेशा शॉर्टर वर्ड्स का यूज करो, बड़े बड़े वर्ड्स की तरफ मत जाओ। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे। अगर मैं बोलता हूँ लॉन्गेनिमिटी तो समझने में जोर पड़ता है यार, सीधे सीधे बोलो ना, पेशेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ प्रोलॉन्गेशन तो प्रॉब्लम आती है, सीधे सीधे बोल दो ना, एक्सटेंशन की बात चल रही है। अगर मैं बोलता हूँ एक्यूटमेंट्स, भैया नहीं समझ में आया, सीधे सीधे बोल दो ना कि एक्सेसरी बोलना चाह रहे हो। तो अननेसेसरीली लॉन्ग वर्ड्स यूज नहीं करना है, यूज शॉर्ट वर्ड्स, कन्वे योर मीनिंग। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जो भी वर्ड यूज कर रहे हो देख लेना कि वो वर्ड्स प्रिसाइज मीनिंग के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फ्यूअर और लेस, ये दोनों वर्ड्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर दोनों में फर्क है। फ्यूअर नंबर के लिए होता है और लेस वैल्यू के लिए होता है। मैं अगर बुक्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा देयर आर फ्यूअर बुक्स, क्योंकि बुक्स काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं मनी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा देयर इज लेस मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है। तो जहां वैल्यू की बात होती है, अनकाउंटेबल्स की बात होती है, वहां पे लेस यूज होता है, और जहां काउंटेबल्स होते हैं वहां पे फ्यूअर यूज होता है। हमें ये पता ही नहीं था, हम तो फ्यूअर और लेस को ऐसे ही यूज कर लेते हैं। वैसे ही तुम लोग लो और स्लो को भी यूज कर लेते हो। अभी मैं एक दिन जूम पे मीटिंग ले रहा था, किसी बच्चे ने बोला सर योर वॉइस इज स्लो। मैंने बोला मेरी आवाज स्लो कैसे हो गई यार, मैं तो फास्ट ही बोल रहा हूँ, स्पीड में ही बोल रहा हूँ। उसको एक्चुअली बोलना चाहिए था सर योर वॉइस इज लो, उसने बोल दिया स्लो। फर्क है भैया दोनों चीजों में। तो प्लीज यार वर्ड्स का ध्यान रखो और सही वर्ड ही इस्तेमाल करो। कुछ और वर्ड्स होते हैं कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूस, हमें डिफरेंस ही नहीं पता। तो देखो दोनों में भी डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूस मतलब होता है बिना रुके, लगातार, विदाउट अ ब्रेक कोई चीज चल रही है तो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। और कॉन्टिन्यूअल मतलब होता है रुक रुक के, रुक रुक के, रुक रुक के, स्टार्ट होती है फिर खत्म होती है, फिर स्टार्ट होती है फिर खत्म होती है। तो अगर मैं सनशाइन की बात कर रहा हूं तो देयर वर द डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअल सनशाइन, ऐसा बोलूंगा, क्योंकि सूरज सुबह होता है फिर रात में नहीं होता, फिर सुबह होता है फिर रात में नहीं होता, फिर सुबह होता है। लेकिन अगर मैं हार्डवर्क की बात कर रहा हूं तो हार्डवर्क हो सकता है कोई लगातार कर रहा हो, इसलिए मैं बोलूंगा इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क। तो कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक यूज होता है और कॉन्टिन्यूअल ब्रेक के साथ यूज होता है। तो ये दो छोटे छोटे और वर्ड्स हैं जो कि हमें ये सिखाते हैं कि हर एक वर्ड प्रिसाइजली यूज करना चाहिए। और सबसे अंतिम पॉइंट, पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, नारी सशक्तिकरण हो रहा है, तो यार नारियों को सम्मान दो। अंग्रेजी भाषा से भी ऐसे वर्ड यूज ना करो जो कि मेल डोमिनेंट हो। हम लोग आरती में भी यही गाते हैं, जो कोई नर तुम्हारी आरती गाता, नर क्यों भैया, नारी नहीं गा सकती क्या? जो कोई मनुष्य तुम्हारी आरती गाता, ऐसा बोलो। मेल डोमिनेंट वर्ड का यूज मत करो। जैसे चेयरमैन की जगह अगर मैं चेयर पर्सन यूज करता हूं तो वो ज्यादा सही है। जरूरी है क्या कि चेयरमैन मेल ही हो? चेयरपर्सन फीमेल भी तो हो सकती है। तो इसलिए बेटर यू यूज चेयरपर्सन इंस्टीड ऑफ चेयरमैन। वैसे ही अगर पुलिसमैन है तो गलत है, तुम लोग यूज कर लो ऑफिसर। अरे हमारी चंद्रमुखी चौटाला भी तो पुलिसमैन ही है, FIR वाली, तो शी इज एन ऑफिसर, शी इज नॉट अ पुलिसमैन। मैनकाइंड मत यूज करो यार, ह्यूमन बींग्स यूज करो। सिर्फ आदमी रहते हैं क्या? औरत भी तो है इस दुनिया में। तो राइट डाउन ह्यूमन बींग्स, मैन मत यूज करो, इंडिविजुअल यूज करो। और फ्रेशमैन की जगह तुम लोग यूज कर सकते हो फ्रेशर। तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज करना है मेरे भाई। पर अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ खत्म हुआ है एक पोर्शन। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो और मेहनत से और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।